तो डायमेंशंस का पीवाईक्यू करना था नेक्स्ट हमको, लेकिन इस चैप्टर के पीवाईक्यू कराने में सबसे ज़्यादा दुविधा रहती है टीचर को, क्योंकि बच्चे नए होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पूरे सिलेबस के सभी फॉर्मूलों का आइडिया नहीं होता है। और ऐसा नहीं होने की वजह से जब उनको क्वेश्चंस बताया जाता है तो लगता है कि पता नहीं कौन सा ही फॉर्मूला बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब आप सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे, और उस समय ये चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर लगेगा। ये क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आसान लगेंगे जो डायमेंशन से पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है, ये ध्यान रखना है कि जब आप वो सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको भी सारे फॉर्मूले पता होंगे। तो जो भी फॉर्मूला बताया जाए क्वेश्चंस कराने के दौरान, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताया, तो जो भी फॉर्मूले बताए जाएँ तो आप उसको देखेंगे, लिखेंगे और ध्यान रखें कि हाँ हमें भी ये समय के साथ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर ये मैचिंग दिया हुआ है, ये कॉलम दिया है मैच करने के लिए। इसमें एक कॉलम में हमको फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं और दूसरे कॉलम में उनके डायमेंशंस दिए गए हैं। तो हमको मैच करना है कि कौन से फिज़िकल क्वांटिटी का कौन सा डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसमें जरा एक बार देखो, ये t-1 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। t-1 फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है। देखें इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो वो मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो डी मैच कर जाएगा आपका 2 से। D2 से मैच कर गया। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में देखें तो D2 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 3 जगह दिया हुआ है, तो और आगे चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें और कुछ दिखाई दे। ये ML2T-2 ये एनर्जी का डायमेंशन है। देखें एनर्जी से रिलेटेड कोई टर्म इसमें दिखाई दे रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें पता है कि अगर किसी मेटल प्लेट के ऊपर से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उस एनर्जी के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन एक एनर्जी ही है, इसलिए वर्क फंक्शन का डायमेंशन हो जाएगा ML2T-2। तो सी मैच कर रहा है 1 से। C1 यहाँ भी मैच कर रहा है, C1 यहाँ भी मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। और देखिए क्या है हमारे पास, ये A-1 दिखाई दे रहा है। तो हमको किसी भी डायमेंशन में या कभी भी मैचिंग में अगर A दिखाई देता है तो चेक करना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो टर्म होंगे उसके डायमेंशंस में आएगा। तो क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ये चेक करना चाहिए। अगर कभी K आ जाता है, केल्विन, तो ज़रूर ये थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड किसी टर्म का होगा। तो जहाँ भी K आ जाए तो हमें चेक करना चाहिए कहीं K से रिलेटेड कोई टर्म दिखाई दे जाए या थर्मल फिजिक्स का कोई टर्म दिखाई दे जाए तो ज़रूर वो इससे मैच करेगा। तो यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या है। तो दो चीज़ें हमारे पास बची है, एक बचा है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इनमें से ए वाला पोटेंशियल ही हो सकता है, तो बी को मैच करना चाहिए 4 से। तो देखो बी 4 से भी मैच करे, बी 4 से ए ऑप्शन ने मैच कर रहा है, यानी कि इसका ये ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये एक और टेबल वाला क्वेश्चन है। ये भी JEE मेन 2026 में पूछा गया है। इसके अंदर ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं और इनको इन डायमेंशन से मैच किया गया है। इधर देखो ध्यान से, तो फर्स्ट जो कॉलम है इसके अंदर सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखे गए हैं। मीटर है, सेकंड है, किलोग्राम, केल्विन, ये सारे फंडामेंटल है। और इस तरफ जो है ये ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, तो इन ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ को मैच करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया पहले वाले में कि सबसे पहले क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि अगर K आ गया तो क्या कोई थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड कोई टर्म दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये HCG है, सारे मैकेनिक्स के दिखाई दे रहे हैं, ये भी सारे मैकेनिक्स के दिखाई दे रहे हैं, ये भी सारे मैकेनिक्स के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर K दिखाई दे रहा है। तो ये इससे मैच करना चाहिए, तो D को 3 से हमें मैच करना चाहिए। अब देखते हैं ज़रा इसमें D3 ये तो 3 जगह पे दिया हुआ है, तो इससे काम चलेगा नहीं हमारा। अब बाकी के जो बच रहे हैं इनमें देखिए यहाँ पर दिया है HC/G, GH/C⁵ GH/C³। ये GH वाले जो हैं, GH वाले दो जगह पे हैं, तो इनको ज़रा चेक करते हैं। GH वाला अगर एक निकलेगा, GH का ज़रा डायमेंशन निकाल करके हम देखते हैं, तो एक निकलेगा तो दूसरा भी जल्दी से निकल जाएगा। तो GH का डायमेंशन निकालते हैं। तो कुछ बच्चों को तो G का डायमेंशन याद होता है, रटा हुआ होता है। जिन बच्चों को G का डायमेंशन याद नहीं है, रटा हुआ नहीं है, उन्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू GM1M2/R²। यहाँ से G की वैल्यू निकालिए, G इज इक्वल टू आ जाएगा FR²/M1M2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 अपॉन MM। मासेज हो गए, ये कैंसिल हो गया, तो आ जाता है आपका R² छूटा हुआ है यहाँ पे, R² का मतलब हो गया L²। तो M-1 L3 T-2,
ये डायमेंशन आ गया जी का, ये जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब इसके बाद से किसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए हमको, एच का चाहिए। एच कैसे निकलेगा, तो E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ से एच इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन फ्रीक्वेंसी। E का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला है T-1। इस T-1 को ऊपर लेकर के जाइए तो ये हो जाएगा mL2 T-2 था यहाँ पर, और ये ऊपर गया तो +1 हो गया, तो ये T-1 बच जाएगा। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। सही है। इसके बाद से जी एच का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। जी एच का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, तो जी है आपका m-1 L3 और T-2, और इसमें ये मल्टीप्लाई करो mL2T-1 मल्टीप्लाई किए तो m तो ये ख़त्म हो गया, L का पावर आ गया 3 + 2 5, और T का पावर आ गया -2 -1 -3। ठीक है। अब हमें ये जरा एक बार मैच करके हम देखते हैं। ये मैच करेंगे तो आएगा GH/C³। GH/C³ को अगर मैच करें, यहाँ पर मैं करता हूँ, GH/C³ अगर इसको मैच करके मैं देखूँ तो GH तो आ चुका है मेरा L5T-3, और C होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट LT-1, स्पीड का डायमेंशन LT-1, क्यूब करेंगे तो L3T-3 आ जाएगा। तो T-3 से T-3 कट गया, यहाँ बचा L²। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो L² का स्क्वायर रूट करेंगे तो L आ जाएगा। तो ये 4 वाला तो मैच कर जाएगा आपका लेंथ से, तो A मैच कर गया 4 से। A4 से मैच करने वाला, A4 से मैच करने वाला ये है, A4 से मैच करने वाला ये भी है, इन दोनों में A4 मैचिंग हो रही है। अब इसके बाद क्या करें, एक और मैच करते हैं, क्योंकि GH से रिलेटेड एक और था, तो इसी से आ जाएगा हमारा आंसर GH/C⁵5। ये जरा करके देखते हैं। GH आया था, ये है L5, GH आया था L5 T-3 अपॉन C स्पीड ऑफ लाइट का पावर 5, स्पीड ऑफ लाइट का पावर 5 हो जाएगा, LT-1 था L5T-5। सॉल्व करेंगे, L5 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो T² हो जाएगा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो T² का स्क्वायर रूट करेंगे तो T बन जाएगा। मतलब ये मैच करेगा हमारा टाइम से, ये मैच करेगा टाइम से। टाइम क्या है, सेकंड, मतलब B2 से मैच करेगा। तो अब इन दोनों में देखो B2 यहाँ पर है, इसमें B1 है, तो ये B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मैचिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। एक तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इस तरह के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिसमें एक साइड में फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, दूसरे साइड में उनका डायमेंशंस दिए गए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन कराना काफ़ी है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कराएंगे तो प्रैक्टिस के लिए ही है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं यहाँ पे एक डिस्कस किया। दूसरा ये भी मैचिंग ही था, लेकिन ये मैचिंग थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए इसको लिया। तो इस तरह के बहुत सारे मैचिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं आजकल ये डायमेंशंस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें ये 11th वाला कोई भी बच्चा जो है वो आसानी से कर सकता है, इसको बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स ओरिजिन एज V इज इक्वल टू इतना। तो ये जो V दिया गया है, V क्या चीज़ है, V इज़ पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका डायमेंशन mL2T-2 हो जाएगा, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स विद अप्रोप्रिएट डायमेंशंस। द डायमेंशंस ऑफ AB आर, AB का डायमेंशन बताना है, तो पहले आपको A का और B का दोनों का डायमेंशन अलग अलग निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो B का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, X क्या चीज़ है, X है डिस्टेंस, और बोला जा रहा है ये X + B। तो डिस्टेंस में कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, डिस्टेंस में मैं सिर्फ डिस्टेंस ही ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब कि जो B है, B भी एक डिस्टेंस ही होना चाहिए, यानी कि B का डायमेंशनल फार्मूला L होना चाहिए। फिर इसके बाद से A√X, A का भी डायमेंशनल फार्मूला मुझे याद करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो V आपका पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस पूरे इक्वेशन को एनालाइज करो एक बार। V के जगह पर आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mL2T-2, ये B के जगह पर लिखना है, इज इक्वल टू A√X। √X का मतलब हो गया आपका √L डिवाइडेड बाई, नीचे ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ प्लस लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ, तो ये L हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो नीचे आ जाएगा L⁻⁴1/2, L⁻⁴1/2 ये आ गया, और इधर है mL2T-2 ये आ गया। इसको ले आकर के इधर मल्टीप्लाई करिए,
तो बनेगा ये एम एल, यहाँ पर एल का पावर है 2 और यहाँ पर एल का पावर है 1/2, तो 2 + 1/2 ये ऐड हो जाएगा, और t⁻⁻² यहाँ पर पहले से था, तो ये ए का डायमेंशन आ गया। ए का डायमेंशन आ जाएगा ml⁻², 2+½ ये 2.5 हो गया, मतलब 5/2 हो गया। ए का डायमेंशन आ गया हमारे पास ml⁻⁵/2 t⁻⁻², ये डायमेंशन आ गया ए का। जब ए का डायमेंशन आपने निकाल लिया तो अब क्या करेंगे, ए बी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में ए बी का डायमेंशन फाइंड करो, ए बी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए कहा गया। तो ए बी का डायमेंशन फाइंड करो, ए है ml⁵/2 t⁻⁻², और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, एल से। तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 5/2 + 1 हो जाएगा, 5/2 + 1 हो जाएगा 7/2, 5/2 + 1 ये 7/2 हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए ml⁻⁷/2 t⁻⁻²। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा, तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो सेम इसी तरह के डायमेंशंस कितने बार पूछे गए हैं आप लोग देखिए, अगर ध्यान देंगे तो इसमें दिया गया है कि अगर मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन ये है, तो आपको क्या करना है, ए और बी का डायमेंशन बताना है। अब कोई भी इक्वेशन हो, बर्नौली इक्वेशन किसी को आता है, 11th वाले बच्चे जो नए हैं उनको नहीं आता है, लेकिन फिर भी इतना तो पता है कि मैं सेम तरह के डायमेंशंस को ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मुझे बी का डायमेंशन निकालना है, ये एच क्या है, एच आपका हाइट होता है, ठीक है, एच होता है हाइट यहाँ पर। तो अगर ये हाइट है और ये टी टाइम है, तो अगर ये हाइट है तो हाइट का डायमेंशन और बी टी का डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। मैं लिख सकता हूँ कि बी टी का डायमेंशन एच के डायमेंशन के बराबर होगा, एच के डायमेंशन के बराबर होगा। तो अगर मुझे बी का डायमेंशन निकालना है तो बी का डायमेंशन हो जाएगा h/t के डायमेंशन के बराबर। h है हमारा l, l/t हो जाएगा, l/t का मतलब हो जाएगा LT-1 या m0LT-1। तो देखो m0LT-1 कहाँ पर है, b के डायमेंशन में। तो यहाँ पर है m0LT-1, यहाँ पर है m0LT-1। तो b और d में से यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब निकालना है आपको डायमेंशनल फार्मूला ए का। तो देखो p में हमने ये ऐड किया है, अगर p में हमने ऐड किया है तो जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a/bt²। अगर इसको सॉल्व करें तो a का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा p/bt² के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर। p है हमारा प्रेशर, प्रेशर को मैं लिख दे रहा हूँ फोर्स/एरिया, जिसको याद है वो लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं याद है वो फोर्स/एरिया लिख देगा, सॉल्व कर सकता है इजीली। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है mLT-2, बी का डायमेंशनल फार्मूला अभी आपने निकाला LT-1, और t² ये टाइम स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई a, एक मिनट, a है एरिया, एरिया है यहाँ पे l², ये वाला a अलग है और ये वाला a एरिया है, ध्यान रखना इसको। तो अब ये l² कैंसिल हो गया और t-2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास mt-1, ये बचा। mt-1 का मतलब मैं लिख सकता हूँ mL0t-1, ये लिखा जा सकता है mL0t-1। तो देखो इसमें कौन सा mL0t-1 है, ये वाला आ रहा है mL0t-1, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये 2025 में क्वेश्चन आया, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, ABC/D का डायमेंशन और ये इक्वेशन दिया गया है। अब मुझे पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा इनका तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है, तो D का डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो D का डायमेंशन तो सीधे आ गया आपके x के डायमेंशन के बराबर, मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ D हो जाएगा L के बराबर। इसी तरह से यहाँ पर A sin t दिया हुआ है, A sin t का डायमेंशनल फार्मूला x के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होना चाहिए। A sin t का डायमेंशनल फार्मूला x के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा a sin t का तो कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, x का डायमेंशन हो गया l, तो a का भी डायमेंशन हो गया l। सिमिलरली देखो यहाँ पर b cos² t का डायमेंशन x के बराबर होना चाहिए, x का l है, मतलब b का भी डायमेंशन आ गया हमारा l के बराबर। cos² t का तो कुछ होगा नहीं, और ये b है, इधर x है, तो b का x के बराबर हो जाएगा। उसके बाद बचा ct², तो ct² का डायमेंशनल फार्मूला हमारा x के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होना चाहिए। x का डायमेंशनल फार्मूला है l, इसका मतलब हो गया हमारे पास ct² का डायमेंशनल फार्मूला
एल के बराबर। और सी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस टू के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर आ गया सी का। अब आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है ए बी सी अपॉन डी, ये डायमेंशन याद करना है, फाइंड करना है आपको। ए के जगह पर क्या है एल, बी के जगह पर एल, सी के जगह पर एल टी माइनस टू अपॉन डी के जगह पर एल। तो एल एल ये एक तो कैंसिल हो गया, एल टू टी माइनस टू ये आ गया, एल टू टी माइनस टू। देखो कोई है इसमें ऑप्शन, ये वाला है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये वंडर वाली इक्वेशन कहलाता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर साल ये कहीं ना किसी तरीके से पूछा जाता है। कभी ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया गया, कभी ए और बी के यूनिट्स पूछ लिए गए, कभी पूछ लिया गया ए इंटू बी का डायमेंशनल फार्मूला, कभी कह रहा है ए बी माइनस टू का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कभी कह रहा है ए बी माइनस टू का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो किसके डायमेंशनल फार्मूले के जैसा है इन ऑप्शंस में। तो बहुत बार पूछा जाता है, वंडर वाली क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ए बी माइनस टू इज़ इक्विवेलेंट टू, ये ए बी माइनस टू का डायमेंशन इनमें से किसके जैसा होगा, कंप्रेसिबिलिटी के जैसा, एनर्जी डेंसिटी के जैसा, स्ट्रेन के जैसा, प्लैंक्स कांस्टेंट के जैसा। तो सबसे पहले ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला हमको सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा, तभी इनका कर सकते हैं। तो यहाँ से बी का डायमेंशनल फार्मूला मैं निकाल सकता हूँ, ये वॉल्यूम है और ये बी है। वॉल्यूम में से मैं क्या घटा सकता हूँ, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब बी का डायमेंशनल फार्मूला जरूर वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होना चाहिए, मतलब बी का डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या होना चाहिए, L3 के बराबर होना चाहिए, मीटर क्यूब L3 के बराबर होना चाहिए, सही है। इसके बाद से ये ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो अगर पी में मैंने इसको जोड़ा है, प्रेशर में इस दूसरे टर्म को जोड़ा है, तो जो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला ए अपॉन वी स्क्वायर का भी होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला और ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला ये सेम होना चाहिए। प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, जिन बच्चों को प्रेशर का डायरेक्टली याद है डायमेंशनल फार्मूला पुट कर लेंगे, नहीं याद है तो फोर्स अपॉन एरिया लिखो। फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है एल स्क्वायर, इज इक्वल टू ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, एल क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो एल रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। तो ये इससे कट गया एक बार में, ये इससे कट गया एल रेज़ टू पावर 5 बार में, तो एल रेज़ टू पावर 5 इधर चला जाएगा। ए का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल 5 टी माइनस टू, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए आ गया। अब ए बी माइनस टू का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो ए बी माइनस टू इसका डायमेंशनल फार्मूला मैं निकालना चाहता हूँ, चलो मैं ये लिख दे रहा हूँ, ए बी माइनस टू, ए बी माइनस टू का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। क्या आ जाएगा, ये ए का डायमेंशनल फार्मूला है एम एल 5 टी माइनस टू, और बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था L3, तो L3 ये हो गया। तो आएगा आंसर आपके पास एम एल 8 टी माइनस टू। कुछ तो गड़बड़ा रहा है यहाँ पर, माइनस टू पावर छूट गया था, माइनस टू, तो ये हो जाएगा एम एल 5 टी रेज टू पावर माइनस टू एल रेज टू पावर माइनस 6। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस टू। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस टू ये प्रेशर का डायमेंशन आ गया। तो प्रेशर का तो नहीं लिखा हुआ है नाम यहाँ पे, लेकिन लिखा है प्लैंक्स कांस्टेंट, स्ट्रेन ये तो डायमेंशनलेस होता है, कंप्रेसिबिलिटी ये तो उल्टा होता है बल्क मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस होता तो हो जाता मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, प्रेशर का ऐसा ही होता है, लेकिन ये उसका उल्टा होता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर के बराबर होता है। कोई अगर चाहे तो निकाल के चेक भी कर सकता है, वैसे याद रहता है बच्चों को, क्योंकि फार्मूला भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम होता है, एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, तो इसलिए बच्चों को याद रहता है। अगर नहीं याद है तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी होता है आपका एम एल टू टी माइनस टू और वॉल्यूम होता है L3, तो इसको सॉल्व करोगे तो एम एल माइनस 1 टी माइनस टू यही वाला चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर देखिए 2025 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए इंटू बी इंटू सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ए बी और सी तीनों के डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग निकालिए, ए बी और सी तीनों के डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग निकालिए और फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो ए टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला और वी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे, तो यहाँ से अगर मैं ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा वी अपॉन टी स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर।
v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो गया, तो एल टी रेज टू पावर माइनस थ्री, ये ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, सही है। इसके बाद से बी का डायमेंशनल फार्मूला आपको करना है पता, और सी का करना है। तो यहाँ पर देखो सी और टी दोनों को ऐड किया गया है, तो सी में टी, दो सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो अगर ये टी टाइम है तो सी भी टाइम होना चाहिए, तो सी का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा टी के बराबर। ठीक है, अब बचा बी, तो ये बी टी अपॉन सी प्लस टी, इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला वी के बराबर होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ बी टी अपॉन सी प्लस टी, इसका डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता करना है, टी का हो गया टी, और नीचे टाइम प्लस टाइम, ये भी टाइम ही हो जाएगा, और वी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस वन, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास बी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन। अब क्या करना है, अब फाइंड करना है आपको ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला, ए इंटू बी इंटू सी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। अब पुट करते जाओ, ए के जगह पर एल टी माइनस थ्री, एल टी माइनस थ्री, बी के जगह पर एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, सी के जगह पर टी, तो सी के जगह पर हो गया टी। तो सॉल्व करके ये टी माइनस वन टी तो ख़त्म हो गया, एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी माइनस थ्री, तो एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला सही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डिस्टेंस, मास एंड टाइम आर। तो हमको डायमेंशनल फार्मूला बताना है किसका, जी का, और फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है एच एल एम और टी। आपको बताया गया था कि जैसे आप किसी दूसरे दुनिया में चले गए जहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी ही अलग है, तब कैसे डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाए, तो उसी का सवाल ये आया हुआ है 2026 के अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, कंसीडर कर लेंगे हम लोग, कैसे बताया गया था, कंसीडर कर लेना है कि लेट जी का डायमेंशनल फार्मूला एच टी एल एम में बताना है, तो एच रेज टू पावर ए, टी रेज टू पावर बी, एल रेज टू पावर सी, एम रेज टू पावर डी इस पर डिपेंड करता है। अब दोनों तरफ डायमेंशंस रखो, तो जी का डायमेंशनल फार्मूला अभी आपने निकाला था, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, और इधर प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला अभी रिसेंटली कई बार निकाल चुके हैं, ये कितना आया था, एम एल टू टी माइनस वन, ये एच आया था, इसका डायमेंशनल फार्मूला का क्या करेंगे, ए पावर लगा देंगे, फिर यहाँ पर टी का पावर है बी, एल का पावर है सी, एम का पावर है डी। अब इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, यहाँ पर हो जाएगा एम ए, एम रेज टू पावर ए, और कहीं पर एम है, हाँ यहाँ पर है, तो ए प्लस डी। एल का पावर कितना हो जाएगा, एल का पावर यहाँ से टू इंटू ए, एल का पावर हो जा रहा है टू ए, यहाँ पे एल का पावर कितना है सी, टी रेज टू पावर कितना हो जा रहा है, टी रेज टू पावर है यहाँ पर माइनस ए, और यहाँ पर टी रेज टू पावर हो जा रहा है, यहाँ पे है टी रेज टू पावर माइनस ए, टी रेज टू पावर बी, तो माइनस ए प्लस बी। तो ये एम एल और टी के टर्म्स में हमने आर एच एस को बना लिया। अब देखो ध्यान से, तो जो अगर ये दोनों डायमेंशंस बराबर हैं, तो जितना पावर एल एच एस में होना चाहिए एम एल और टी का, उतना ही आर एच एस में होना चाहिए एम एल और टी का। तो ए प्लस डी, यहाँ पे m का पावर है a प्लस डी, यहाँ पे m का पावर है माइनस वन, तो a प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। ऐसे ही 2a प्लस सी, 2a प्लस सी ये कितना हो जाएगा 3 के बराबर, और माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी ये कितना हो जाएगा, ये माइनस टू के बराबर। अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास चार वेरिएबल आ गए, ए बी सी डी, चार वेरिएबल हैं, और इक्वेशंस कितने हैं, तीन। तो जब भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल नंबर ऑफ़ इक्वेशन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो चांस रहता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाए। और उसमें क्या करते हैं हम, इनमें से, इन चारों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं, अपने आप कुछ कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ए का वैल्यू हमने 1 2 3 4 कुछ भी मान लिया, या तो बाकी बी सी और डी का वैल्यू निकाले, तो ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो क्या माना जाए, क्या कंसिडर किया जाए, इसके लिए हम लोग ऑप्शन से हेल्प लेते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ऑप्शन में देखो कि क्या मानने से काम चलेगा। तो अगर ए के बारे में देखा जाए, तो एच का पावर हमने ए माना था, एच का पावर पहले ऑप्शन में है 1,
दूसरे में है 1, तीसरे में है 1 और चौथे में है -1। तो हम 1 लेकर के ट्राई करते हैं, क्योंकि 1 जो है वो 3 ऑप्शन में है, देखते हैं बन पाता है कि नहीं। तो अगर हमने ए के जगह पर 1 ले लिया, अगर ए के जगह पे 1 ले लिया तो डी के जगह डी कितना आ जाएगा, अगर ए इज़ इक्वल टू 1 ले लिया तो ए प्लस डी तो -1 था, 1 प्लस डी इज़ इक्वल टू -1, तो डी आ जाएगा -2 के बराबर, सही है। इसके बाद से अगर ए 1 ले लिया हमने तो सी कितना आ जाएगा, यहाँ पर करके देखते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब सी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3 - 2 तो सी की वैल्यू तो आ गई 1। ठीक है, ए के जगह पर हमने 1 कंसिडर कर लिया, b -2 c1, और फिर a इज़ इक्वल टू 1 इसमें रखें, तो -1 प्लस b इज़ इक्वल टू -2, तो b इज़ इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, b इज़ इक्वल टू आ गया -1। अब चेक करते हैं, 1 t रेज टू पावर -1, l रेज टू पावर 1, और लास्ट क्या था, m रेज टू पावर -2। ऐसा कोई ऑप्शन, h1 t1 t -1, h1 t -1, l1 m -2, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जा रहा है। फिर देखो 2026 में दोबारा यही क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। इसमें भी ए बी सी डी 4 वेरिएबल हैं और 3 ही, ऑब्वियसली ये सारे के सारे मैकेनिक्स के टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सब ये MLT में बनेंगे। और पूछा जा रहा है यहाँ पर b प्लस सी अपॉन a प्लस डी, ये वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो चलो इसको लिखते हैं। इसमें a क्या चीज़ है, कैपिटल A क्या है, वेयर कैपिटल A इज़ अ कांस्टेंट, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। हमको यहाँ पर रो दिया गया है, रो क्या है, डेंसिटी है, रो डेंसिटी है, r है रेडियस, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये सिग्मा है, सिग्मा भी डेंसिटी ही होगा, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब किलोग्राम का मतलब हो गया आपका मास अपॉन मीटर क्यूब, मतलब L⁻⁻3। तो इसमें डेंसिटी रो का डायमेंशनल फार्मूला यही होगा, साथ में सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला यही होगा, तो ये दोनों टर्म तो डेंसिटी के हो गए। इसके अलावा रेडियस का तो हो जाएगा L, ये भी पता है। ईटा का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा, या किसी को याद हो तो लिख सकता है, तो एक बार फाइंड कर सकते हैं ईटा का। तो ईटा के लिए फार्मूला कोई सोचो तो F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ये स्टोक्स लॉ से फार्मूला आता है। यहाँ से ईटा की वैल्यू निकालें अगर, और ये 6 पाई को हटा दिया जाए, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको हटा दिया जाए, ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, तो फोर्स का हो जाएगा MLT-2, और ईटा का डायमेंशनल फार्मूला तो हमको निकालना ही है, R के जगह पर हो गया L और V के जगह पर हो जाएगा LT-1। तो देखो यहाँ पे ये वाले L से ये वाले L को मैं काट देता हूँ, तो ईटा आ जाएगा हमारे पास M, ये L इधर जाएगा तो L⁻⁻1, T इधर जाएगा तो T⁻+1 हो जाएगा, तो -2 + 1 T⁻⁻1 आ जाएगा। तो आंसर आ गया ML-1 T-1, ये ईटा का डायमेंशन। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो दिया गया है टी का डायमेंशनल फार्मूला ρ⁻A मतलब ML-3 L⁻B, ईटा मतलब ML-1 T-1 और सिग्मा का मतलब हो गया ML-3 अब ये सॉल्व करना है आपको। तो m का पावर कितना हो गया, देखो यहाँ पर m का पावर यहाँ से आया a, यहाँ से m का पावर आया c, और यहाँ से m का पावर आया d, तो a + b c + d। L⁻ आ रहा है आपका यहाँ पर -3a + b, और L का पावर यहाँ पर -c, और L का पावर यहाँ पे आया -3d, और T⁻ देखिए क्या क्या आता है, T⁻ T यहाँ है -c, और T⁻ आया आपका बस -c ही है, और तो कुछ है नहीं, एक ही जगह t है, तो T⁻⁻c बस। और इस टाइम को लिख सकते हैं हम लोग m0L0t। अब ज़रा पावर्स को कंपेयर करो, पावर्स को कंपेयर करेंगे तो m का पावर इधर है a + c + d, इधर है 0, तो लिख सकते हैं a + c + d = 0, और L का पावर है इधर -3a + b -c -3d = 0, और T⁻ इस तरफ है -c
और टी रेज़ टू पावर है यहाँ पर 1। तो डायमेंशनल फार्मूला हमको किसका बताना है, बी प्लस सी, या वैल्यू बताना है हमको बी प्लस सी अपॉन ए प्लस डी, इसका वैल्यू बताना है। तो सी के जगह पर तो हो जाएगा -1, अब बी मुझे निकालना पड़ेगा। ये जो सी का वैल्यू आ रहा है -1, इसको अगर हम यहाँ पर रख दें, इसके अंदर रख दें, ए प्लस सी प्लस डी इज़ इक्वल टू कितना आया था 0। इसमें अगर सी की जगह पर -1 में रखता हूँ तो a-1 प्लस डी इक्वल टू 0, यानी कि आ गया हमारे पास a प्लस डी इज़ इक्वल टू 1। तो a प्लस डी के जगह पर तो ये वैल्यू हम 1 रख देंगे। अब c मेरे पास है, बचता है b कैसे निकलेगा, तो ये एक इक्वेशन बनता है, इसको ज़रा देखते हैं हम। इसमें लिखा है -3a। अब एक चीज़ देखो, मेरे पास a प्लस डी मालूम है, यहाँ पर -3a -3d है, तो -3a -3d को मैं एक साथ रखता हूँ, b मुझे फाइंड करना है और c का वैल्यू मुझे पता है इक्वल टू 0। यहाँ से -3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचता है a प्लस डी और प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करें तो आएगा -3 इंटू ए प्लस डी के जगह पर 1 प्लस b माइनस सी के जगह पर आया -1, तो ये तो हो गया 1 और -3 प्लस 1 आपका आ जाता है -2, तो b -2 इक्वल टू 0 या b इज़ इक्वल टू 2। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करा जाए तो b के जगह पर लिखोगे तुम 2, c के जगह पर लिखोगे -1 और a के जगह पर लिखोगे, a प्लस डी के जगह पर लिखोगे 1। तो ये आया है 1/1। 1/1 का मतलब आ जाता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो 2025 जेईई मेन में आया हुआ है। इसके बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला होता है 1/√μ0 और ये बहुत बार पूछा जाता है कि 1/√μ0 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, 1/μ0 का क्या होगा, μ0 का क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आ भी गया, ये हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे। 1/μ0 का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो 1/μ0 आपका c² के बराबर आ जाता है। और अगर ये c² के बराबर आ गया मतलब c का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो L² और -1 का स्क्वायर, तो L2T-2 ये आ जाएगा, या L/T² आ जाएगा, L²/T², ये बी ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमने इस शीट के अंदर छोड़े भी हैं, वो इसलिए कि थोड़ा सा ज़्यादा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म RLC वाले थे, तो 11th वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसमें, 11th वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से मैंने उसको छोड़ा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस दोबारा डिस्कस किए जाएंगे जब एग्ज़ाम आता है, तो उसके पहले एक बार रिवीजन सीरीज जो चलेगा या प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज चलेगा, तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उस समय आप ये समझने की हालत में भी होगे। तो जितने क्वेश्चंस आपके समझ में आ सकते थे वो सारे के सारे मैंने किए। मैंने ये भी बताया था आपको कि कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूले होते हैं जो बिल्कुल फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो देखो मैं ऐसा दिखाऊं तुमको, ये देखो, ये क्वेश्चन एक है जिसके अंदर 25 में पूछा गया ε0 d∅e/dt, इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। तो जब आप 12th में पढ़ेंगे तो उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, उसका फार्मूला होता है ε0 d∅e/dt, ये फार्मूला ही होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो करंट ही है, कोई सा भी करंट हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट करंट हो या कंडक्शन करंट हो। तो इसका ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बार होता है कि डायरेक्टली ये फार्मूला ही पूछा जाता है। तो जब सारे फार्मूले बच्चे जान जाएंगे तो इनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डायमेंशन से रिलेटेड, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी आपके पास जो भी मॉड्यूल हैं, जो भी बुक्स हैं, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, और फार्मूले अगर नहीं याद है तो ध्यान रखना होता है कि फार्मूला तो समय के साथ आएगा ही आएगा।